करेंगे, अब आपको उसी समय अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि जैसा आप सोच के आए आप वैसा ही करेंगे, क्योंकि रियल क्लासरूम में क्या होने वाला है ये आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अनफॉर्सीन सिचुएशंस के लिए आपकी टीचिंग में हम किसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें, इसका स्कोप होना चाहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर्स। मेरा नाम है मेघा जायसवाल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत। तो आपके देखिए शिक्षण के सिद्धांत दो तरह के होते हैं। पहले होते हैं आपके जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सामान्य सिद्धांत, और दूसरे होते हैं आपके साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो सबसे पहले बात करेंगे सामान्य सिद्धांतों की। तो इसमें सबसे पहला सिद्धांत जो है आपका वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग यानी योजना का सिद्धांत। तो देखिए इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था आपके फेजेस के टाइम पे। फेजेस या हमने जब चरण पढ़े थे तो उसमें सबसे पहला फेज जो था प्री एक्टिव फेज, उसे हमने क्या कहा था, प्लानिंग फेज कहा था। ठीक है, योजना चरण किसने दिए हैं आपके फेजेस, PW जैक्सन ने दिए। ठीक है, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो प्लानिंग फेज में हमने क्या पढ़ा था कि कभी भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो क्लासरूम में टीचिंग करने से पहले आप क्या करते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। आप क्या कंटेंट पढ़ाने वाले, किस तरीके से उसे एलिमेंट्स में ब्रेक डाउन करने वाले, टॉपिक आपके जो टॉपिक वाइज आप पढ़ाएंगे वो किस तरीके से ब्रेक डाउन करेंगे उसको, फिर आप क्या टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, क्या टीचिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करेंगे, क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे, इवैल्यूएशन की क्या टेक्निक चूज़ करेंगे। ठीक है, ये सब चीज़ आप पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या डिसाइड करते हैं प्लानिंग फेज में, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आप जो पढ़ाने वाले हैं उससे आप क्या व्यवहार परिवर्तन बच्चे के अंदर लेकर आएंगे, ये उद्देश्य आप पहले से निर्धारित कर लेते। तो ये सब आपका प्लानिंग फेज में हो जाता है। कभी भी जो टीचिंग होती है उद्देश्यहीन नहीं होती, वो हमेशा क्या होती है, ऑब्जेक्टिव या गोल सेंटर्ड होती है। तो यहाँ पर प्लानिंग करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आपका यही कहता है कि जब भी आप क्लासरूम में टीचिंग करने जाएंगे तो उससे पहले आप क्या करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। सेकेंड है आपका प्रिंसिपल ऑफ अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, लोच और लचीलेपन का सिद्धांत। देखिए माना कि हमने पहले से ही प्रॉपर प्लानिंग कर ली है कि हमें किस तरीके से जाके शिक्षण करना है क्लासरूम में, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि रियल सिचुएशंस में चीज़ें सब हमारे अनुसार नहीं चलेंगी, कुछ भी वहाँ पर हो सकता है। सरप्राइजिंगली ऐसे कुछ एलिमेंट्स आ जाए, जैसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स है क्लास में, वो आपकी क्लास को लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो टॉपिक आपको टाइम से ख़त्म करना तो वो आप नहीं कर पा रहे। ठीक है, या फिर बच्चों ने कुछ क्वेश्चन ऐसा पुटअप कर दिया जिसमें आप थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में, या और भी कोई भी अगर मान लो अचानक से क्लास में कोई और आ गया, कोई और टीचर आ गया है, किसी भी तरह की अगर आपके अंदर मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि जैसा आपने प्लान किया था टीचिंग उस तरह से नहीं जा रही है, कुछ और भी इसमें क्या कह सकते हैं आप, कुछ व्यवधान आ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, टीचिंग को मोल्ड करना आना चाहिए। यही समझ लीजिए कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो बच्चे को उस तरीके से समझ में नहीं आ रहा जो मेथड आप पहले से डिसाइड करके आए थे। तो आप क्या करेंगे, अब आपको उसी समय अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज लाना पड़ेगा। तो आपकी टीचिंग फ्लेक्सिबल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, इतनी रिजिड नहीं होनी चाहिए कि जैसा आप सोच के आए आप वैसा ही करेंगे, क्योंकि रियल क्लासरूम में क्या होने वाला है ये आप भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही अनफॉर्सीन सिचुएशंस के लिए आपकी टीचिंग में हम किसी तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें, इसका स्कोप होना चाहिए। तो यहाँ पर अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत यही कहता है कि आप क्लासरूम में सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग में अगर कोई भी चेंज लाना चाहते हैं तो उसका स्कोप वहाँ पर हो। फिर है थर्ड आपका प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेटनेस ऑफ गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स यानी लक्ष्य और उद्देश्यों के, निश्चित लक्ष्य और उद्देश्यों का सिद्धांत। जैसा कि मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पर ही बताया, जब भी आप टीचिंग करने जाएंगे वो उद्देश्यहीन कभी नहीं होती। आप जो कंटेंट पढ़ाने जाने उससे पहले ही आप वहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड कर लेते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने से आप बच्चे के अंदर क्या व्यवहार परिवर्तन ला पाएंगे। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, डेफिनेट गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स, लक्ष्य या जो आपके उद्देश्य होते हैं उनको आप पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी पूर्व अनुभवों को आप यूज़ करें, इसका सिद्धांत है ये। तो इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है आपका कि बच्चे के पास जितना भी पूर्व अनुभव है, जितना भी उसे पूर्व ज्ञान है, उसी को बेस बनाकर आपको न्यू नॉलेज देनी है। और ये हम अक्सर टीचिंग में पढ़ते भी हैं कि आपको बच्चे को वहीं से उठाना है जितना बच्चे की पहले से नॉलेज है। आप पहले ये देखिए कि बच्चे का एंटरिंग बिहेवियर क्या है, उसे पहले से कितना ज्ञान है, और उसी को बेस बनाइए, उसी को आधार बनाइए और उसे न्यू नॉलेज
प्रोवाइड कीजिए। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस, ठीक है, बाल केंद्रितता का सिद्धांत। तो ये तो हमारी आज की एजुकेशन है ही चाइल्ड सेंटर्ड है। जितनी भी चीज़ें हैं एजुकेशन फील्ड में वो सब किसको ध्यान में रखकर बनाई जा रही है, केंद्र में कौन है, बालक, ठीक है, बच्चा। आपको हमेशा बच्चे के अकॉर्डिंग ही सब कुछ करना है। जो भी आपका करिकुलम डिसाइड होगा, सिलेबस डिसाइड होगा, आप टीचिंग करने जा रहे हैं तो आप क्या टीचिंग मेथड यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, किस तरह की टीचिंग एड यूज़ करेंगे जो बच्चे के समझ में आए, ये सब आपको किसको ध्यान में रखकर, किसको केंद्र में रखकर आपको डिसाइड करनी है बच्चे को। तो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्डनेस का मतलब है कि जितनी भी आपकी एक्टिविटीज़ होंगी वो आप किसके अराउंड आप डिसाइड करेंगे, वो बच्चे के अराउंड डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोविजन फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए प्रावधान करने का सिद्धांत। तो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हमें अपनी कक्षा में देखने को मिलती है, अलग अलग टाइप की लर्निंग होती है बच्चों की, ठीक है। कुछ बच्चे जो हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं स्लो लर्नर्स होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं। इसके अलावा भी हमें अलग अलग तरह के इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगे, लर्निंग स्टाइल्स सबके डिफरेंट होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें अपनी टीचिंग में भी इतना स्कोप रखना पड़ता है कि हम मेथड्स को बदल बदल के हर तरह के जो बच्चे हैं हमारी कक्षा में वो सब उनसे लाभान्वित हो सके, ठीक है, सबको जो है सीखने को मिले। इतना हमारे टीचिंग में जो है वैरायटी होनी चाहिए, आप कह सकते हैं, ठीक है। आप एक ही, ऐसा नहीं कि एक ही मेथड लेके गए और आपको उसी से पढ़ाना है और आप बिल्कुल रिजिड होकर अड़े हुए हैं कि हम इसी से पढ़ाएंगे। अगर इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं तो सबके लर्निंग स्टाइल्स अलग हैं। हो सकता है कोई बच्चा जो है वो सिर्फ आपके लेक्चर मेथड से उस चीज़ को ना समझे, लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी करा लेंगे तो वो बच्चा समझ जाएगा क्योंकि उसे करके सीखने की आदत है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस के लिए जो प्रॉपर प्रोविजंस आपकी टीचिंग में होने चाहिए वो आपको करने। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद एक्चुअल लाइफ, वास्तविक जीवन के साथ जोड़ने का सिद्धांत। जो भी आप बच्चे को थ्योरेटिकल नॉलेज दे रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित रह जाए। बच्चा उस थ्योरेटिकल जो नॉलेज है उसको प्रैक्टिकली यूज़ भी कर पाए, इसका आपको ध्यान रखना है। तो आप एग्जाम्पल्स भी दे रहे हैं तो आप ऐसे दीजिए जो बच्चे अपने रियल लाइफ में, डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। एग्रीकल्चर अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं तो जिस जगह पर आप पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ के लोकल जो क्रॉप्स है उनका एग्जाम्पल देके पढ़ाइए, ताकि बच्चे को ज़्यादा समझ में आए, ना कि कहीं और किसी और देश के, विदेश के आप कोई ऐसे फ्रूट्स का नाम ले रहे हैं जो बच्चे ने कभी सुना भी ना हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बच्चे के एक्चुअल लाइफ से जो है वो कनेक्ट हो पाए, ये देखना है। बच्चा क्लासरूम की जो नॉलेज है उसको बाहर भी ले जा सके, तो वास्तविक जीवन से उसे जोड़ना आना चाहिए। फिर देखिए प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन विद अदर सब्जेक्ट्स, तो यहाँ पर अन्य विषयों के साथ सहसंबंध का सिद्धांत है। यानी आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी को लेकर चले, आप उसे अदर सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके भी पढ़ाइए, ठीक है। कोई चीज़ अगर फिजिक्स में आप इक्वेशन पढ़ा रहे हैं, वही इक्वेशन जो है मैथ्स में भी काम आती है, ठीक है। कभी कभी कुछ इक्वेशन जो होती है केमिस्ट्री में भी यूज़ हो रही होती है, तो आपको कोरिलेशन बताना चाहिए बच्चे को कि यही चीज़ जो है हम उस सब्जेक्ट में भी देखते हैं या किसी और दूसरे सब्जेक्ट में भी देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी में भी आप देखेंगे ग्रामर जो है वहाँ पर नाउन आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हिंदी में आप संज्ञा पढ़ते हैं। आपको पता होना चाहिए, बच्चे को रिलेट करना आना चाहिए कि हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अन्य विषयों के साथ भी आपको उसे रिलेट करना। फिर है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, तो देखिए सक्रिय भागीदारी का सिद्धांत। जब आप क्लासरूम में टीचिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एक्टिव है और बच्चे सिर्फ पैसिव लिसनर्स की तरह सुन रहे हैं, बच्चा भी उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। इसका आपको इसके लिए एंकरेज करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। आप एक्टिविटी बेस्ड अपनी टीचिंग करिए जहाँ पर बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप केवल लेक्चर मेथड से भी पढ़ा रहे हैं तो कम से कम क्वेश्चनिंग कीजिए बीच बीच में, जिससे कि बच्चा जो है उस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर पाए, ठीक है। नहीं तो बच्चा वहाँ बैठा रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि बच्चा समझ भी रहा है या नहीं समझ रहा है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बच्चे को भी टीचिंग लर्निंग का ये जो प्रोसेस चल रहा है उसे पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्टिव पार्टिसिपेशन प्रिंसिपल यही कहता है। नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, प्रिंसिपल ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेटेजीज, ठीक है, प्रभावशाली प्रविधि का सिद्धांत। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपने टीचिंग के लिए जो स्ट्रैटेजी सेलेक्ट की थी वो कितनी इफेक्टिव रही, ठीक है। तो यानी कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है इफेक्टिव तभी कहलाएगी जब आप जो सिखाना चाहते थे या जैसा परिवर्तन आप बच्चे के व्यवहार में लाना चाहते थे वो लाने में आप कामयाब रहे। यानी आप जो बच्चे को सिखाना चाहते थे बच्चा वो सीख गया, तभी आपकी स्ट्रैटेजी या जो भी टीचिंग मेथड था वो इफेक्टिव कहलाएगा, प्रभावशाली कहलाएगा। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चाइल्ड कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजी क्या रहेगी। भाई जिस कक्षा के बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं उनका कितना आपका लेवल रहा होगा, किस तरह के बच्चे हैं, उसमें क्या उनके लर्निंग स्टाइल है, सबको ध्यान में रखते हुए आप अपने टीचिंग डिसाइड करेंगे। भाई मैं इस स्ट्रैटेजी से पढ़ाऊँगा तो बच्चों को मैक्सिमम समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज का प्रिंसिपल। और लास्ट इसमें आपका आएगा प्रिंसिपल ऑफ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड प्रॉपर कंट्रोल।
कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्या हुआ, मतलब जहाँ पर बच्चे के लिए जो सीखने के लिए वातावरण है वो बिल्कुल अनुकूल हो, ठीक है, जो वातावरण है वो अनुकूल होना चाहिए सीखने के लिए, जो लर्निंग एनवायरनमेंट हो, तब बच्चा आसानी से सीख पाएगा। अगर एनवायरनमेंट में डिस्टर्बेंसेज है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स क्लास में प्रेजेंट है, बाहर से नॉइज़ आ रही है, या फिर आप कह लीजिए जो वेदर है वो फेवरेबल नहीं है, गर्मी है, पंखे ही नहीं लगा रखे है, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है, जो भी कह लीजिए, ऐसी जो भी चीज़ें जो बच्चे को सीखने में हेल्प नहीं कर रही है, बच्चे को सीखने से रोक रही है, बच्चा ऑलरेडी उन प्रॉब्लम्स में इतना उलझा हुआ है कि सीखने में तो उसका ध्यान ही नहीं है, तो ये सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, हटाना है, और आपको एनवायरनमेंट कंड्यूसिव बनाना है, क्लासरूम में लर्निंग एनवायरनमेंट बनाना है। तभी तो आप छोटी छोटी क्लासेस में आजकल देखेंगे, नर्सरी वगैरह क्लासेस कितनी वहाँ पे कलरफुल होती है, ताकि बच्चे का मन लगे वहाँ पर, उनमें अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए होते हैं, टॉयज़ रखे हुए होते हैं, उन पर भी कुछ ना कुछ आप देखेंगे कुछ लर्निंग मटीरियल होता है, 1-2 करके ब्लॉक्स रखे हुए हैं वहाँ पर, बच्चा खेल खेल में ही सीख जाए। तो इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर बच्चा सीखे, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। और इसमें आपको अगर डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स मिल रहे हैं तो उनको आपको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो ये है आपके सामान्य सिद्धांत। अब हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। तो शिक्षण के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों में सबसे पहला है आपका प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पर बच्चे के अंदर आपको रुचि जगानी है, उसके अंदर मोटिवेशन लेकर आना है सीखने के लिए। मोटिवेशन के बिना बच्चा सीख ही नहीं सकता, बच्चे को आपको अभिप्रेरित करना है। आप पहले जब बच्चे को सिखाने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको बच्चे के अंदर इंटरेस्ट जगाना है कि आज हम ये सीखने वाले हैं। जब बच्चे के अंदर वो जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी अराइज होगी, तभी वो सीखने के लिए तैयार हो पाएगा और वो लर्निंग मटेरियल को अच्छे से ग्रैस्प कर पाएगा। तो यहाँ पर जो रुचि और अभिप्रेरणा का सिद्धांत है वो आपका यही कहता है कि आपको बच्चे के अंदर पहले इंटरेस्ट डेवलप करना है, उसे मोटिवेट करना है लर्निंग के लिए, तभी बच्चा सीख पाएगा। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड प्रैक्टिस, दोहराव और अभ्यास का सिद्धांत। तो जब भी आप बच्चे को सिखा रहे हैं, आप ये एक्सपेक्ट मत करिए आपने एक बार सिखाया बच्चा सीख जाएगा। आपको क्या करना है, उससे रिपीट करवाना है चीज़ों को, उसको प्रैक्टिस करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा। मैथ्स में आप कोई फॉर्मूला आपने नया सिखाया, आपने बच्चे को सिखाया कि a + b का होल स्क्वायर भाई क्या होता है, = a² + b² + 2ab। आपने कहा इसको रट लो। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चा सारे क्वेश्चन कर देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, उस एक्सरसाइज में पहले और क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे डिफरेंट स्टाइल्स के, उसको प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी। नहीं कर रहा है, होमवर्क में आप क्वेश्चंस दीजिए, रिपीट भी करवाइए, ठीक है। तो यहाँ जब आप बार बार रिपीटेशन और प्रैक्टिस करवाएंगे तब जाके बच्चे की कमांड उस टॉपिक के ऊपर बनेगी, ठीक है, तब जाके वो उसको अच्छे से सीख पाएगा। तो रिपीटेशन और प्रैक्टिस का सिद्धांत आपका कहता है कि आप पहले बच्चे को बार बार जो है एक ही बार में एक्सपेक्ट मत कीजिए, पहले उसको रिपीट करवाइए, उससे प्रैक्टिस करवाइए। ज़्यादा जितने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेगा, उसको सीखेगा, उतना ही ज़्यादा अच्छी उसकी लर्निंग होगी। फिर थर्ड है आपका प्रिंसिपल ऑफ चेंज, रेस्ट एंड रिक्रिएशन, परिवर्तन, विश्राम और मनोरंजन का सिद्धांत। इसके अकॉर्डिंग आपके टाइम टेबल में भी जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो एक साथ एकदम हैवी सब्जेक्ट्स नहीं होने चाहिए कि भाई पहले एसएसटी है, उसके बाद आप क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, फिर आपने कोई और भारी भरकम सब्जेक्ट रख दिया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डिफ़िकल्ट और बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाले सब्जेक्ट्स आप एक साथ रख लें। आपको प्रॉपर टाइम देना है कि जैसे आपने कोई पहले हल्का फुल्का सब्जेक्ट रखा है, ठीक है, आपने चलिए स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं सुबह सुबह बच्चे फ्रेश माइंड से चलो मैथ्स पढ़ लेंगे, ठीक है, मैथ्स पढ़ लेंगे। उसके बाद आप कोई सिंपल सब्जेक्ट रख दीजिए, ठीक है, जिससे कि बच्चे को थोड़ा सा आराम मिल सके, अब उसका दिमाग भी शांत हो सके थोड़ा। और अगर आपने कोई गेम्स वाला आपने वहाँ पर पीरियड डाल दिया तो बच्चे को मनोरंजन का भी अवसर मिल जाता है, बच्चा खेलता है थोड़े समय के लिए, उसका दिमाग फिर फ्रेश हो जाता है, अब वो फिर से एक थोड़ा हैवी सब्जेक्ट को ग्रैस्प करने के लिए तैयार हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक साथ बच्चे को बस सिखाते ही जाना है, लगातार भारी पीरियड लगा दिया आपने, आप प्रॉपर टाइमिंग दीजिए। इसीलिए टाइम टेबल भी जो है बहुत सोच समझ के बनाया जाता है, ऐसे ही कुछ भी नहीं बना दिया जाता, वो इसीलिए सोच समझ के बनाया जाता है ताकि बच्चे को भी जो है मनोवैज्ञानिक रूप से आप उसको आराम भी मिलना चाहिए, उसको परिवर्तन भी लगना चाहिए, उसे अलग भी लगना चाहिए कि हाँ मैं डिफरेंट चीज़ें पढ़ रहा हूँ, और साथ ही साथ उसके रिक्रिएशन के लिए भी उसमें क्या होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, जहाँ पर बच्चे को मनोरंजन का अवसर भी मिले। वो किसी भी तरीके से हो सकता है, गेम पीरियड रख लीजिए, एक्टिविटी पीरियड रख लीजिए। कई बार बच्चों को लैब में ले जाओ तो वो भी बच्चों को काफ़ी रिक्रिएशन लगता है, ठीक है। आपने सोचा मैथ्स के बाद डायरेक्ट साइंस का पीरियड है, मैं उसको बहुत ज़्यादा हैवी थ्योरेटिकल ना पढ़ा के मैं उसको लैब में ले जाकर कुछ एक्टिविटीज़ करवा दूँगा, शायद बच्चा जो है थोड़ा अच्छा महसूस करे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका भी ध्यान रखना है कि सारी एक साथ आप डिफिकल्ट चीज़ें बच्चे से ना करवाएं, आप उसको प्रॉपर टाइम दें, प्रोविज़न रखें अपने टाइम टेबल में भी, चेंज का भी, रेस्ट का भी और रिक्रिएशन का भी। नेक्स्ट आते हैं प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक एंड रीइंफोर्समेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। जब आप बच्चों से नॉर्मल क्वेश्चनिंग भी कर रहे हैं तो आप उसको फीडबैक ज़रूर दीजिए, और फीडबैक हमेशा इमीडिएट मिलना चाहिए। बच्चे का आंसर सही है गलत है उसे इमीडिएट बताइए, थोड़ी देर बाद बताइए, उसका कोई यूज़ नहीं रह जाता, ठीक है, बच्चा अपने दिमाग में ही सोचता रहेगा।
तो सबसे पहली बात तो फीडबैक दीजिए उसे प्रॉपर, सही हो गलत हो प्रॉपर फीडबैक दीजिए। अगर अच्छा कर रहा है तो उसको रीइंफोर्समेंट दीजिए, उसको प्रेज़ करिए। और अगर सबके सामने आप उसकी तारीफ़ कर सकते हैं, ठीक है, अगर बच्चे ने सही आंसर दिया, इससे बच्चे एंकरेज होते हैं, वो दोबारा क्वेश्चन करने के लिए, आंसर देने के लिए क्या होगा, उत्साहित हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप बहुत ज़ोर से बच्चे को झड़क देते हैं, एक बार में उसका आंसर गलत हो गया, आपने बहुत ज़ोर से झड़क दिया, वो हिम्मत ही नहीं करेगा अगली बार उठने की। तो आपको प्रॉपर फीडबैक और रीइंफोर्समेंट देना है, जहाँ पर आपको देखना है कि बच्चा किस तरीके का है, ठीक है। कभी कभी बच्चा बहुत शर्मीला है और बड़ी मुश्किल से तो उठा था और उसके बाद आपने उसे डांट दिया, तो इसके बाद तो कभी हिम्मत नहीं करेगा क्वेश्चन को आंसर करने की। तो यहाँ आपको इसका भी ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट है आपका प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, ठीक है, सहानुभूति और सहयोग का सिद्धांत। तो यहाँ पर टीचर के नेचर की बात है कि जब बच्चे जो होते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो सिंपैथी चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं। अगर उन्हें कुछ नहीं आ रहा तो वो अपनी बात अच्छे से आपसे कह सके, पूछ सके, ठीक है। उन्हें डर नहीं लगना चाहिए आपसे कुछ भी पूछने से पहले, आपसे कुछ भी कहने से पहले, तभी बच्चे सीख पाएंगे। तो प्रॉपर आपको क्या प्रोवाइड करनी है बच्चों को, आपको सिंपैथी और कोऑपरेशन बच्चों को देना है, प्यार से बच्चों को समझाना है, उसकी सहानुभूति रखनी है, उनसे क्या कहते हैं, प्रेम से बात करनी है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस। तो यहाँ पर देखिए इंद्रियों को प्रशिक्षण देने का सिद्धांत। तो हमारा जो नॉलेज है वो हम किससे गेन करते हैं, थ्रू अवर सेंसेस, ठीक है। सेंसेस आर गेटवेज ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है। तो जब हमारे जो नॉलेज हमारे सेंसेस से आ रही है तो हमारे सेंसेस क्या होने चाहिए, काफ़ी एक्टिव होने चाहिए, ताकि ज़्यादा से नॉलेज को हम गेन कर सकें। तो इसलिए यहाँ पर अगर हम सेंसेस को ट्रेन करें, और सेंसेस को हम ट्रेन कैसे कर सकते हैं, अलग अलग तरह के आप टीचिंग एड्स यूज़ कर सकते हैं, आप ऑडियो एड्स यूज़ करते हैं, विजुअल एड्स यूज़ करते हैं। इससे आप क्या कर रहे हैं, बच्चों के सेंसेस को एक्टिव कर रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है टीचिंग एड्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए, और बच्चा तब सबसे ज़्यादा सीख पाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा सेंसेस एक्टिव होते हैं। और ये कब होता है, जब वो रियल में चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है। अगर कोई रियल एक्टिविटी वो खुद से करके देख रहा है तो उसके अधिक से अधिक सेंसेस जो है वो सक्रिय है। भाई अब वो चीज़ों को देख भी रहा है, सुन भी रहा है, उसको स्मेल भी कर रहा है, छू भी रहा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब सेंसेस एक्टिव हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर पाएगा। तो यहाँ हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, यानी प्रॉपर आपको देखना है कौन सा टॉपिक किस तरह की टीचिंग एड से पढ़ाया जाए जो बच्चे का सेंसेस एक्टिव रहे, ट्रेंड रहे। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ यूटिलाइजिंग ग्रुप डायनेमिक्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों को ग्रुप में सिखाया जा सकता है। तो टीचर के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए वो ग्रुप डायनेमिक्स को भी अच्छे से इस्तेमाल कर सके। भाई ये एक्टिविटी ऐसी है जो बच्चा जो है ग्रुप में ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा, ठीक है। तो ग्रुप डायनेमिक्स का यूज़ करना भी टीचर को आना चाहिए। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ एंकरेजिंग सेल्फ लर्निंग, ठीक है, स्व अध्ययन को एंकरेज करना है आपको। तो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सब नॉलेज है, ज्ञान है, वो सिर्फ टीचर नहीं दे सकता। इस संसार में इतनी नॉलेज है कि आप सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं बैठ सकते कि जितनी नॉलेज आपको टीचर से मिलेगी वही है। आप खुद से जब अध्ययन करेंगे, खुद से आपके अंदर सेल्फ लर्निंग की हैबिट डेवलप होगी, तब आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान ले पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाएंगे। तो हमें स्टूडेंट के अंदर हमेशा सेल्फ लर्निंग को एंकरेज करना है, बच्चे के अंदर स्व अध्ययन की आदत को विकसित करना है, जिससे बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीख पाए और सिर्फ टीचर के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ फॉस्टरिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर हमें बच्चे के अंदर क्या जगानी है, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता, और सेल्फ एक्सप्रेशन को भी डेवलप करना है, यानी आत्म अभिव्यक्ति। बच्चा जो है जो भी सोच रहा है, ठीक है, जो भी बच्चे भी इमेजिनेटिव होते हैं, काफ़ी थॉटफुल होते हैं, अलग अलग चीज़ों के बारे में रचनात्मकता उनके बहुत काफ़ी अच्छी होती है। तो क्रिएटिविटी तो आपको उसके अंदर डेवलप करनी है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ कराई जिससे बच्चा जो है जो उसकी क्रिएटिविटी है बाहर आए, और साथ ही साथ सेल्फ एक्सप्रेशन, ठीक है, अपने आप को अभिव्यक्त भी वो कर पाए। डरना नहीं चाहिए बच्चे को, आपको ज़्यादा से ज़्यादा मौके देने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि बच्चा जो सोच रहा है, जो उसकी रचना है, उसको वो सबके सामने ला भी सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और सेल्फ एक्सप्रेशन का भी मौका हमें बच्चे को देना है। और लास्ट आपका है प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत। तो उपचारात्मक शिक्षण हम कब देते हैं, हमने एक बार बच्चों को पढ़ा दिया, उसके बाद मान लीजिए हमने इवैल्यूएशन कोई भी टेक्निक यूज़ करी जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक है वो नहीं समझ पाए, तो अब टीचर का क्या फ़र्ज़ बनता है, वो देगी उस टॉपिक के लिए रेमेडियल टीचिंग, यानी उस पर्टिकुलर टॉपिक को जिसमें ज़्यादातर बच्चे जो है क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर पाए, उसको अब टीचर को समझाना पड़ेगा, दोबारा समझाए वो, वही कहलाएगी आपकी रेमेडियल टीचिंग, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होती है पहले, यानी आपने कुछ भी इवैल्यूएशन किया, आपने कोई भी मूल्यांकन किया बच्चों का, कोई टेक्निक या कोई टूल यूज़ किया, कोई क्वेश्चनायर दे दिया था जिसमें बच्चे जो है कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं कर पाए, उसके बाद आप रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं, ठीक है। उस पर्टिकुलर टॉपिक को अब आप दूसरे तरीके से समझा रहे हैं कि बच्चा शायद अब इनको
अच्छे से समझ सके। तो रेमेडियल टीचिंग जो है कब आप देंगे, जब किसी पर्टिकुलर चीज़ को बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ पर आप रेमेडियल टीचिंग देते। तो ये है आपके प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। आई होप आपको समझ में आए होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।